दोस्तों डेट है आज की 29 दिसंबर 2020 और स्टार्ट करेंगे डेली आंसर राइटिंग। तो आज का हमारा जो क्वेश्चन आ रहा है वो है हमारे पास में द ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट इज गिवन अंडर आर्टिकल 123 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन येट इट्स फ्रीक्वेंट यूज गोज अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ भी नहीं है। आर्टिकल 21 इसके अंदर पावर दे के रखी है, तो आपको ऑर्डिनेंस के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन देनी है। ऑर्डिनेंस कब इसको इशू किया जाता है, कितना टाइम फ्रेम होता है इसके अंदर में, तो वो हम बताएंगे एक छोटे लेवल पे। और उसके बाद में हमें बताना है कि किस तरीके से हमारा, अगर फ्रीक्वेंटली आप इसको मेक करोगे तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट के अगेंस्ट जा रहा है। तो बस 2 पॉइंट इसके अंदर में लिखने हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के बारे में लिखेंगे। फर्स्ट इसके अंदर में आर्टिकल 123, आर्टिकल का मेंशन तो होना ही चाहिए, वैसे तो क्वेश्चन के अंदर ही मेंशन है, तो इसके अंदर में आपको थोड़ा इन्फॉर्मेशन और देनी पड़ेगी, जैसे सुप्रीम कोर्ट के केसेस वगैरह के बारे में बताना पड़ेगा। तो ऐसे केसेस आपको याद होने चाहिए, अदरवाइज़ आपके क्वेश्चन के अंदर में आपको 2-3 मार्क्स कम ही मिलेंगे इसके। तो फिर आता है आर्टिकल 123, ये पावर देता है प्रेसिडेंट को कि प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है कब, जब हमारा हाउस, कोई एक हाउस या दोनों हाउस सेशन में नहीं है, या तो एक, क्योंकि अगर किसी भी बिल को पास करना है तो उसमें 2 हाउस हमारे सेशन में होने चाहिए। अगर मान लो उनमें से एक हाउस सेशन के अंदर नहीं है, एक है भी, तो भी ऑर्डिनेंस इशू किया जा सकता है। तो ये इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे बतानी है। और उसके बाद में हमें बताना है कि जो ऑर्डिनेंस है इसकी पावर सेम होती है, जैसे पार्लियामेंट का एक्ट होता है उसी तरीके की इसकी पावर होती है, और ये लगभग 6 वीक तक आप इसको पार्लियामेंट की रीअसेंबली तब तक ये हमारा चल सकता है। इसका मतलब क्या हो रहा है, हमारे एक सेक्शन, एक पार्लियामेंट के सेशन और दूसरे सेशन के बीच अप्रॉक्सीमेटली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो बोला गया है वो हमारा 6 मंथ तक गैप हो सकता है। इसका मतलब ऑर्डिनेंस जो है वो मैक्सिमम अगर आपने चलाना हो तो 6 मंथ प्लस 6 वीक, इतना आप उसको चला सकते हो। तो इसमें बोला गया 6 वीक हमारा जब रीअसेंबली होगी पार्लियामेंट की। और हमारे आरसी कूपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस के अंदर में हमारे पास में केस आया था 1970 के अंदर में। उस टाइम इंदिरा गांधी जी की सरकार थी और उनके द्वारा बैंकों को नेशनलाइज़ किया जा रहा था। 14 बैंकों को नेशनलाइज़ किया जा रहा था और उसके अंदर में उन्होंने ऑर्डिनेंस पास किया। अब ऑर्डिनेंस के अंदर में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उसको क्वैश कर दिया गया ऑर्डिनेंस को, और उनके द्वारा बोला गया आप बाईपास कर रहे हो डिबेट डिस्कशन जो लेजिस्लेचर के अंदर में हो सकती थी। तो उसके बाद में फिर आगे फ्यूचर के इवेंट अनफोल्ड होंगे और यहाँ से हमारे इवेंट स्टार्ट होंगे इमरजेंसी के लिए भी। तो आरसी के ऊपर केस आपको याद रखना है। इसके अंदर में बोला गया कि आप ऐसा नहीं कर सकते कि मतलब अपनी मर्जी से जब भी आपको लगे इमीडिएटली, अगर किसी ऑर्डिनेंस की आवश्यकता नहीं भी है फिर भी उसको इशू कर रहे हो। अगर कोई आवश्यकता है, नेशनल सिक्योरिटी है, तो अच्छी बात है। अदरवाइज़ आप बैंकिंग रेगुलेशन उसको तो आप डिबेट डिस्कशन के बाद भी कर सकते थे इशू। जैसे रिसेंट के अंदर में फार्मर वगैरह के जो 3 बिल पास किए गए, उनके अंदर में भी कुछ लोगों के द्वारा ऐसा बोला जा रहा है कि उनको भी पार्लियामेंट के अंदर डिबेट वगैरह कर सकते थे, इमीडिएट एक्शन की आवश्यकता नहीं थी। फिर आता है बॉडी में, हम बताएंगे किस तरीके से ये हमारा अगेंस्ट जाता है कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट के। तो कैसे जा रहा है ये अगेंस्ट? फर्स्ट, ये एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर है। कुछ सर्कमस्टांसिस में आपको बोला गया है कि आपको इसको यूज़ करना है, और अगर आप इसको यूज़ करोगे फ्रीक्वेंटली तो जो सोवेरेंटी है पार्लियामेंट की वो खतरे में आ जाएगी, बिकॉज आप बाईपास कर रहे हो। पार्लियामेंट का काम क्या है, लेजिस्लेचर का काम क्या है, उनका काम यही है लॉ वगैरह बनाना। तो उनको बाईपास करोगे तो उनकी पावर कम होगी, ठीक है। तो ये बोला गया। फिर हमारे पास में सेपरेशन ऑफ पावर, जिसके अंदर में हमारा एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी की पावर सेपरेट की गई है। तो लेजिस्लेचर को लॉ बनाने का अधिकार है, एग्जीक्यूटिव को कुछ सर्कमस्टांसिस के अंदर में लॉ बनाने का अधिकार दिया गया है, जैसे ऑर्डिनेंस बनाने का अधिकार। तो ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, सेपरेशन ऑफ पावर, उसके अगेंस्ट जाता है। तो ये आता है। उसके अलावा अगर आप बाईपास करते हो इसको, तो जो हमारी लेजिस्लेचर की क्रेडिबिलिटी है वो कम होगी और ये अनडेमोक्रेटिक प्रोसेस बन जाएगी। उसके बाद में जो डिबेट वगैरह थी, अगर आपकी डिबेट होती किसी पर्टिकुलर इशू पे, तो उसके ऊपर उसके अनटच्ड जो एस्पेक्ट थे वो भी उसके अंदर आते। जैसे रिसेंट फार्म बिल के अंदर में कुछ अमेंडमेंट की जा सकती थी, जब पार्लियामेंट में वो आता, पार्लियामेंट में प्रपोजल जाता, डिबेट डिस्कशन होती, तो उसमें कुछ और अमेंडमेंट की जा सकती थी। तो ये चीज़ें की जा सकती हैं। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट का एक और केस आपको याद रखना है, DC वाधा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1987। तो केस आता है, केस के अंदर बोला जाता है स्टेट गवर्नमेंट फ्रीक्वेंटली यूज़ कर रही है ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर को, और इसके अंदर केस के अंदर बोला जाता है कि लगभग 259 के करीब में ऑर्डिनेंस वगैरह इशू किए गए हैं। और कई इशू तो आप इनको एक सेशन के अंदर इशू करते हो, जब एक सेशन आपका पिक्चर में नहीं है, उसके बाद में फिर नेक्स्ट ईयर फिर इशू करते हो। तो ऐसा बोला गया 14 ईयर तक एक हमारा ऑर्डिनेंस कंटिन्यू रहा, उसको पार्लियामेंट के अंदर इंट्रोड्यूस नहीं करवाया गया। तो ये तो काफ़ी ग्रेव मिसजस्टिस है हमारी जनता के खिलाफ में, और अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, किसी भी पार्लियामेंट वगैरह के अगेंस्ट आता है ये। तो इसके अंदर में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला गया आप फ्रीक्वेंटली जो ऑर्डिनेंस बना रहे हो ये हमारा अगेंस्ट जाता है कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट के। और ये जो आप कर रहे हो ये ऑर्डिनेंस राज लेके आ रहे हो,
मतलब इतने सारे आप स्टेट्स को बोला गया आप इतने सारे ऑर्डिनेंस वगैरह बना रहे हो, तो अगर आवश्यकता नहीं है तो आप ऑर्डिनेंस वगैरह नहीं बना सकते, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का पॉइंट ऑफ व्यू था इस केस में। तो हमें वे फॉर्म में लिख सकते हैं, ये हमें इमरजेंसी पावर दे के रखी है, तो इसको फ्रीक्वेंटली यूज़ करना एक अच्छा ट्रेंड नहीं है। नहीं तो जो हमारी एग्जीक्यूटिव होता है वो अपनी मर्जी से इनको यूज़ करता रहता है, डिबेट डिस्कशन से बचता है एग्जीक्यूटिव, अकाउंटेबिलिटी उसको नहीं मिलती। तो हमारे जो लेजिस्लेचर हैं उनको मैच्योरिटी दिखानी चाहिए, प्लस अपोजिशन ऑल्सो। अपोजिशन कई बार काफ़ी डिस्ट्रप्शन करती है, तो जो हमारी रूलिंग गवर्नमेंट होती है उसको डर लगता है कि अपोजिशन अगर बिल वगैरह जाएगा उसके अंदर में तो अपोजिशन काफ़ी हल्ला करेगी उसके ऊपर, तो वो भी मतलब अपोजिशन को भी देखना चाहिए, वो जेन्युइन कंसर्न को जाहिर करे, ना कि डिसरप्शन करे डिसरप्शन की सेक के लिए। ठीक है, तो हमें पार्लियामेंट को यूटिलाइज़ करना चाहिए, अच्छे से वेल यूटिलाइज डिस्कशन करनी चाहिए, इसके अंदर में डेलिब्रेशन करनी चाहिए, और तभी हमारी पार्लियामेंट का जो मेन पर्पस है डिबेट एंड डेलिब्रेशन डिस्कशन, उसके बाद लॉ पास करना, उसको हम अच्छे से कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन ख़त्म होता है। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर में, तब तक के लिए धन्यवाद।